नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक आपने देखा कि यहाँ पे एक सूटकेस मिला है। मैं ऐसी किसी अंकिता को नहीं जानता। आपकी बेटी का नाम ही अंकिता है। मेरी बेटी का नाम अंकिता था, मगर वो 5 साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी। अरे सर, कोई 5 साल नहीं हुआ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो फिर जाके अंकिता के बाएं पैर को चेक कर लीजिए। आप लोग उसके बाएं पैर पे जले का निशान मिलेगा आपको। ये अंकिता है। एक लापता लड़की के बारे में आप लोगों ने अखबार में छपाया था ना? अंकिता? नहीं साहब, सपना है। हाँ? तुम लोगों के पास कोई सबूत है? मेरे पास उसकी एक फोटो है। आपने देखा कि अंकिता मर्डर मिस्ट्री एक मोड़ पर आकर और भी उलझ गई जब 2 औरतों ने उसकी शिनाख्त सपना के तौर पर की। हालांकि पुलिस की तहकीकात में अंकिता की पहचान अंकिता के तौर पर पुख्ता हो चुकी थी, लेकिन सपना से जुड़ी अंकिता की यह पहचान मुंबई पुलिस के लिए अब भी पर्दे के पीछे थी और इसी राज को बेपर्दा करने के लिए मुंबई पुलिस ने अंकिता के भाई से पूछताछ तेज कर दी। उन 2 औरतों ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला था और इसीलिए इस तफ्तीश का दायरा मुंबई से लेकर सीधा यूपी जा पहुंचा। अंकिता हमारे लिए 5 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन 5 साल पहले जब गोपाल ने बताया कि अंकिता घर छोड़कर चली गई तो हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। फिर पता चला कि वो यूपी में है। मैं और बाबूजी चले गए उसे ढूंढने यूपी में। देखा तो वो किसी होटल में ठहरी हुई थी। नवीन, ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ पे बहुत घुटन हो रही है। चलो बाहर चलते हैं। अब यहाँ पे बैठ के उसका इंतजार नहीं कर सकते। लगता है हमें किसी ने गलत सूचना दी। मजा आ गया। बाबूजी, दीदी, अंकिता दीदी। अरे अंकिता बंकिता नहीं, सपना है मेरी सपना। ऊंचा दाम दिया है मैंने, ऊंचा दाम। नहीं, ये मेरी बहन अंकिता है। अरे चलो, हवा आने दो, चले। तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। मैं अंकिता को बचा सकता था, लेकिन अगर उसे बचाता तो बाबूजी मर जाते। फिर एक दिन अंकिता घर आई और साथ में कुछ पैसे भी लाई थी। हराम के पैसे से हमारी इज्जत खरीदना चाहती हो? तुम्हारी आंखों में अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो निकल जाओ यहां से, फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। चलो निकलो यहां से। हमारी परवरिश का ये सिला दिया तुमने। चलो निकलो और फिर कभी दोबारा इस घर की दहलीज पे कदम मत रखना, वरना मैं जान ले लूंगा तेरी। चल निकल यहां से। एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि उनकी शादीशुदा बेटी उन्हें इस हाल में मिले। पर क्या हैरान और परेशान होकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक है? क्या अंकिता के पिता ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो ठीक था? आखिर क्यों उन्होंने अंकिता से ये सवाल नहीं किया कि वो कैसे जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी? कौन है उसकी इस हालत का जिम्मेदार? आखिर क्यों उन्होंने अपनी बेटी को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? आप ही बताइए। सामाजिक दबाव में आकर अपनी ही बेटी को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देना किस हद तक जायज है?
बोला। सर, यहाँ 2 लड़कियां आई हुई हैं जो अंकिता के बारे में कुछ कहना चाहती हैं। सावंत को बोलो कि उन दोनों लड़कियों को लेके मूनराइज होटल में मिले मुझे, ठीक है? ओके सर। चला, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ये दोनों लड़कियां? हाँ सर, यही 2 लड़की। बोलो। अंकिता अक्सर इसी होटल में ठहरा करती थी। वो जब भी मुंबई आती थी हम उसे मिलने यहीं आया करते थे। कमरा नंबर 209। उसका सामान किधर है? जी सर, उसका सामान अलग ही रखा है। आइए सर। सर, ये रहा सामान। शिरके, चेक कर सामान। कानपुर का सिनेमा टिकट। सर, एक चिट्ठी मिला। मेरी जान खतरे में है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नेता संजय मिश्रा होगा। संजय मिश्रा नेता कौन है रे? माहिती का? माहिती नहीं है सर। किसी संजय मिश्रा नेता को जानती हो तुम? नहीं सर। अंकिता यूपी में कहाँ रहती है? कानपुर में, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस हमें नहीं मालूम। आप उसके एजेंट विकास को पूछिए ना। विकास? उसने मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया, इसलिए मेरा उस पर गुस्सा और बढ़ता चला गया। कैसा धोखा? वो छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। उसका नाम विकास था। पता नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था, इसलिए मैं वो शहर छोड़ के कानपुर आ गया। वो कानपुर के पीताम्बर नगर नाम की जगह से डील किया करता था। कैसे मिस्टर यादव? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप? नो थैंक यू। मिस्टर शिंदे। हेलो सर। हेलो, फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? इंस्पेक्टर यादव, एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आया था। शिंदे, इसका नाम सपना है, जिस्म फरोशी के धंधे में थी और उसका कत्ल 10 दिन पहले हुआ है। एक व्यक्ति है विकास, जो उसका दलाल था, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा? मुंबई में सपना जिस होटल में रहती थी वहां से हमें एक चिट्ठी मिली है, और इससे अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार है संजय मिश्रा, नेता संजय मिश्रा। नेता संजय मिश्रा? देखिए खान साहब, ये नेताजी बहुत पहुंची हुई चीज है, इन पर हम उंगली भी नहीं उठा सकते। इंस्पेक्टर यादव, जुर्म हुआ है, सवालात तो हमें करना ही है। ठीक है खान साहब, मैं एक काम करता हूँ, इस लड़की के बारे में तहकीकात शुरू करता हूँ। कौन थी, क्या थी, और रही बात नेता संजय मिश्रा की, तो देखते हैं क्या हो सकता है इनके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिश्रा जी, एक यही पुलिस विभाग है जिसे हमारे घर में अंदर आने के लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इज्जत करते हैं हम इस विभाग की। इस जनसेवक के लिए क्या आदेश है? मिश्रा जी, ये इंस्पेक्टर खान है, मुंबई पुलिस। अच्छा, नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। ये आपसे एक लड़की के संबंध में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहिए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? नहीं, कौन है ये? मिश्रा जी, ध्यान से देखिए, याद आ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम नेता लोगों का तो काम ही है लोगों की हेल्प करना। तो अब आपको इस केस में कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक कहिए ना। दरअसल इस लड़की को आपकी हेल्प चाहिए मिश्रा जी। ये अपने कातिल की पहचान कराना चाहती है। क्या मजाक है ये? इस लड़की को मरे हुए 10 दिन हो गए मिश्रा जी। इसके बैग से एक नोट निकला है जिसमें लिखा है कि इसकी जान को खतरा एक
संजय मिश्रा नाम के नेता से। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया इंस्पेक्टर साहब, वरना हम तो ये समझ बैठे थे कि अब हमारे प्रांत में हमसे कोई डरता ही नहीं। वैसे इंस्पेक्टर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, केवल इसी शहर में संजय मिश्रा नाम के 1000 से भी अधिक लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन संजय मिश्रा नाम का एक ही नेता है और वो आप हैं। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ हमें अरेस्ट करने आए? हम आपको अरेस्ट करने नहीं आए, हम आपसे कुछ सवालात पूछने आए हैं। ये बताइए कि आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। एक मिनट। अरे ठाकुर, अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, नेताजी को अटैक आया है। जल्दी करो, जल्दी करो। और भाई चौरसिया, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है साहब। चौरसिया जी, जो खान साहब हैं, मुंबई पुलिस से आए। अरे सलाम साहब। अच्छा एक बात बताओ, किसी विकास को जानते हो? विकास? कौन विकास साहब? एजेंट है, यहीं आसपास काम करता है। अच्छा वो, उसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रोज पान की दुकान पे आता था, लेकिन एक सप्ताह से पान की दुकान पे आया ही नहीं और उसका नंबर भी बंद चल रहा है। अच्छा, उसका नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा साहब? एक मिनट। 8976000468। अच्छा चौरसिया, एक काम करो, हमारा नंबर भी लिख लो। जी साहब बताइए। 92 33 43 64 65। ठीक है, और जैसे ही विकास दिखाई दे तुरंत हमको कॉल करो। जी साहब। ठीक है, चलो। अरे सर, पान तो खाइए। सलाम साहब। यही घर है? हाँ, एड्रेस वही बताया था। चलो दो बजे। ये बॉडी देख के लगता है कि ये बॉडी काफी दिनों से यहाँ पड़ी है। हाँ। क्या हो? पहचान सकते हो इसको? सर, ये तो विकास लग रहा है। पुलिस अंकिता के कातिल की तलाश में विकास को ढूंढ रही थी। वही विकास जिसके लिए अंकिता ने अपने पति को छोड़ा था। पुलिस को यकीन था कि विकास की गिरफ्तारी इस केस पर ज्यादा से ज्यादा रोशनी डाल सकती थी, लेकिन उसी विकास की लाश ने पुलिस को और हिलाकर रख दिया। यहाँ हैरत की बात ये थी कि अंकिता की हत्या हुए 10 दिन बीत चुके थे और विकास की लाश को देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। आखिर यहाँ माजरा क्या था? ये केस 2 राज्यों की पुलिस के लिए हर मोड़ पर चुनौती खड़ी कर रही थी, लेकिन पुलिस भी हर चुनौती का डट कर सामना कर रही थी। और इसी जज्बे के साथ पुलिस अंकिता के कानपुर वाले घर पहुंची। क्या बात? इश्तियाक खान, मुंबई पुलिस। अंकिता यहीं रहा करती थी? अंकिता? सपना यहीं रहती थी? जी हाँ, वो अभी मेरे साथ यही रह रही है। तुमसे कुछ उसके बारे में बातें करनी है। आइए इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम विजया है और सपना मेरे साथ ही रह रही है। लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? 10 दिन पहले सपना का कत्ल हो गया। क्या? किसने मारा? कातिल की तलाश है हमें। अब श्लोक का क्या होगा? ये श्लोक कौन है? उसका बेटा। सपना का बेटा भी है। क्या हुआ आंटी?
ये श्लोक है। आंटी मेरी मम्मी नहीं आई? आ जाएगी बेटे। आप रोज यही बोलते हो पर वो आती ही नहीं। श्लोक बेटा, आपकी मम्मी आ जाएंगी, मैं उनको लेकर आऊंगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको मुझे एक पप्पी देनी पड़ेगी। इसको लेके जाइए। श्लोक का क्या होगा? क्या मैं सपना का एक बार कमरा देख सकता हूँ? मिश्रा का नंबर यहाँ पे। यादव जी, एक काम करिए, ये हैंडराइटिंग चेक करिए। एक खान साहब, दोनों हैंडराइटिंग सेम है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक बार किसी एक्सपर्ट से चेक करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक काम करिए, उस लड़की को बुलाइए। तुम अंकिता कैसे जानती हो? विकास उसे मुंबई से कानपुर लाया था और विकास किस फिराक में था ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। एक मिनट। क्या हुआ? उसे उसके घर वापस भेज दो। अरे मैं इसको यहाँ लेके नहीं आया, बल्कि वो खुद है यहाँ पे अपने हैवान पति और घर वालों को छोड़ के। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जैसे हम लोगों के साथ किया है। अरे मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, और पैसा कमाना चाहती हो पर कमाएगी कैसे? उसे कुछ काम भी तो नहीं आता। उस वक्त तक अंकिता को पता ही नहीं था कि वो माँ बनने वाली है। बच्चा होने तक विकास ने उसे एक अलग कमरे में रखा, उसका विश्वास जीता, और फिर श्लोक के होने के बाद विकास ने अंकिता से काम करवाना शुरू कर दिया। पहले पहले तो वो उसे डांस बार में सिर्फ डांस करवाया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे जिस्म के सौदे किए। इसको पहनो, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। बोला ना, उसको उतार, इसको पहन। पर इसमें क्या बुराई है? ज्यादा सवाल जवाब ना कर, डांस बहुत हो गया, अब ज्यादा पैसे कमाने का वक्त है, समझे? चल पहन ले। पर ये तो नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। लेकिन विकास भी कहाँ छोड़ने वाला था, और सपना भी अपनी जिद पे अड़ी थी। उसे पता था कि वो देह व्यापार में नहीं जाने वाली। विकास, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? हम लोग डांस बार कब जाएंगे? चल जा, पकपक ना कर, खड़े हो जा, चल चल। अरे विकास, क्या रेट है इसका? अरे ले जाना, रेट की बात बाद में, ले जा। अरे इसके लिए तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ले जा, नहीं। जब सपना बहुत देर तक नहीं मानी, तब विकास ने भी नई चाल चली, जिसने सपना को बेबस कर दिया। मैं जो बोलूंगा वही करेगी तू। मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। इज्जत तो वैसे भी जाएगी तेरी, जब ये फोटो सीडी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अब सोच क्या करना है? वैसे तुझे तेरे बेटे की जिंदगी भी बनानी है,
आखिर सपना हार गई और विकास ने भी उसे धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया। और इस तरह वो अंकिता से सपना बन गई। सपना भी इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसका काम बढ़ता गया। अब वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही मिलती थी और वो ये पूरा खेल समझ चुकी थी। उसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी खूबसूरती को निचोड़ना है, ये बात वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। यहाँ तक कि वो विकास को बताए बिना अपने किसी खास कस्टमर से मिला करती थी। और ये बात विकास को खटकने लगी। गोपाल, उसका पति, अपने बच्चे की डिमांड के लिए कानपुर आ पहुंचा। गोपाल अपने बच्चे को सपना से पाना चाहता था और सपना किसी भी हाल में अपने बच्चे को गोपाल को देना नहीं चाहती थी। तो क्या लगता है आपको, अपने बच्चे को पाने की खातिर उसने सपना का कत्ल कर दिया? हाँ, गोपाल सपना के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मगर इसके पीछे विकास का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि सपना ने उसे उसके धंधे से अलग कर दिया था। विकास कैसे कर सकता है? उसकी तो मौत हो गई है। बड़ी बेरहमी के साथ किसी ने उसका कत्ल किया और फिर उसको खाड़ी में फेंक दिया। अच्छा ही हुआ, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मुंबई जाने के बारे में सपना ने आपसे कुछ कहा था? वो साल में एक बार मुंबई जरूर जाती थी, लेकिन इस बार वो मुंबई जाने से पहले काफी खुश थी। उसके बाद कई दिनों तक हम उसके लौटने का इंतजार करते रहे। कई बार उसको फोन किया, मगर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। वो मुंबई में किससे मिलने गई थी? जहां तक मुझे याद है, उसने किसी मिश्रा का नाम लिया था। उधर मुंबई में इंस्पेक्टर खान के कहने पर मुंबई पुलिस दोबारा गोपाल को उठाती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान गोपाल ये तो कबूल करता है कि वो श्लोक को लेने के लिए कानपुर गया था, लेकिन उसने अंकिता का खून नहीं किया। शक की सुई अभी भी गोपाल पर ही टिकी हुई थी और पुलिस को जब तक पूरा इत्मीनान नहीं हो जाता, वो गोपाल को अपनी हिरासत में ही रखने वाली थी। उधर मिश्रा पर भी शक का शिकंजा कसता जा रहा था और पुलिस उससे भी पूछताछ की ताक में थी। अरे भाई मिश्रा जी, आपने टेलीविजन क्यों बंद कर दिया? हम आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। कैसी तबीयत है आपकी? आप लोग फिर परेशान करने आ गए। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी सपना वपना को नहीं जानते। सपना नाम कैसे जानते हैं आप? मुझे यकीन है कि पिछली बार जब मैं आपसे मिला तो ये नाम का जिक्र मैंने नहीं किया था। आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, देखना चाहेंगे? ये लिस्ट दिखाइए। ये प्रूफ करती हैं कि आप और सपना के बीच में काफी गुफ्तगू होती थी, वार्तालाप। ये नंबर आपका ही है। देखिए, क्या नाम बताया था आपने? इंस्पेक्टर खान। इंस्पेक्टर खान, हम ठहरे जनप्रतिनिधि, तो जनता की सेवा करना ही हमारा काम है ना। तो बस इस नाते रोजमर्रा हजारों लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि सबसे हमारा कोई व्यक्तिगत नाता है। आप क्या सेवा कर रहे हैं मिश्रा जी, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं ना कि सपना ने हमारे नाम एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने ये लिखा है कि उसकी जान को खतरा है। अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा लिख ही नहीं सकती। सच तो यह है कि हमने उसकी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है। कैसी हेल्प? वो अपने धंधे से बाहर निकलना चाहती थी, तो हमने उसको इस नर्क से निकलवाने का वादा किया था। 13 जुलाई को आप कहाँ थे? सपना के साथ मुंबई गए थे ना? नहीं, हम तो अपने क्षेत्र में ही थे, कानपुर में। आप चाहें तो हमारे कार्यालय से विस्तृत जानकारी निकलवा सकते हैं। बल्कि याद आए, उस दौरान हमने बहुत जरूरी मीटिंग्स अटेंड की थी। हाँ मिश्रा जी, ये अंकिता, आई मीन सपना से आप आखिरी बार कब मिले? आखिरी मुलाकात उसकी मौत से कोई 1 हफ्ता पहले।
ये दिन हमें इसलिए भी याद है क्योंकि उस दिन हमारी उससे कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो गई थी। कैसी नोकझोंक? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, तो प्यार वाला नोकझोंक था, आप समझ रहे हैं ना। बहुत स्मार्ट लड़की थी वो, जानती थी कि हम उसके प्रति आकर्षित हैं, तो बस हमारी दीवानगी को कैश करना चाहती थी वो। हाथ धोकर पीछे पड़ी थी कि हम उसे कहीं और सेट करवा दें ताकि वो इस पेशे से बाहर निकल सके। औरत से प्यार करने के बाद आदमी बेचारा हो जाता है। औरत चाहे तो उससे कुछ भी करवा सकती है। अच्छा, तो मैं ही मौका क्यों छोड़ूं? तो तुम क्या चाहती हो? आप बोलिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकता हूं, तुम बताओ तो सही। मैं बस आपकी बन के रहना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगेगा अगर आपके होते हुए मैं किसी और के पास जाऊं? बात तो तुम सही कह रही हो, पर चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ आप मुझे एक फ्लैट लेके दें जिसमें मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, और श्लोक का अच्छे स्कूल में एडमिशन। देखो, अगले वीक एक बड़े काम के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई? प्लीज फिर आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। तो मैंने कब मना किया है? और हाँ, एक बात और। बस बस, आज के लिए बहुत हो गया। आप सिर्फ बातें करती रहोगी क्या? बस यही हमारी अंतिम मुलाकात थी। तो अगले हफ्ते आप मुंबई में नहीं थे? आपसे पहले ही कह चुका कि हम मुंबई गए ही नहीं, अपने क्षेत्र में थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ, वो गई थी मुंबई अकेले। पता नहीं ऐसा क्या कारण था कि मुंबई को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहा करती थी वो। बस उसके बाद आप लोगों ने आकर बताया कि उसकी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। विकास को जानते हैं आप? विकास? हाँ, वो उसका दलाल है। और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? उसे भी किसी ने मार डाला। पिछले हफ्ते उसकी लाश मिली। कहीं आप दोनों ये तो नहीं कहना चाहते कि इन दोनों की हत्या मैंने करवाई है? देखिए, अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच भी रहे तो जाइए और जाकर पहले कुछ सबूत लेकर आई, सॉलिड प्रूफ। अंकिता के कातिल का चेहरा अभी तक बेनकाब नहीं हो पाया था। पुलिस कातिल की गिरेबान तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में जुटी थी। पुलिस अंकिता की जिंदगी से जुड़ी हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि उनके हाथ कोई ठोस सबूत लग सके। जाहिर है कि इस केस में पुलिस का शक मिश्रा की ओर ही जा रहा था, लिहाजा पुलिस ने मिश्रा के बारे में और छानबीन शुरू कर दी। जब अंकिता की हत्या हुई तो मिश्रा कानपुर में था, मुंबई में नहीं। मेरे ख्याल से खान साहब, हमें उसे अरेस्ट करना चाहिए। ये मूव हम ले ही नहीं सकते, इसलिए कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि जो चिट्ठी हमें मिली है वो अंकिता ने खुद अपने हाथों से लिखी। खान साहब, ये भी तो हो सकता है कि मिश्रा ने उसे खुद ना मारा, किसी और से अपने खास आदमी से मरवाया हो। तो ये भी सकता है कि उसने सुपारी दी। क्वाइट पॉसिबल। आखिर वह है कौन? सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ। तू चंदन है ना? वो मिश्रा का पिए? जी। बैठ। देखिए सर, प्लीज, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था। नहीं पता चलेगा, बोल। सर देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कि सपना की हत्या के पीछे मिश्रा का हाथ था भी या नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं मैं कि सपना कुछ दिनों से मिश्रा के पीछे पैसे निकलवाने के चक्कर में पड़ी हुई थी सर। इस बात को लेकर मिश्रा बहुत परेशान था और उसने सपना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुझे अपना रंग दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा ये रंग पूरी दुनिया को दिखा दूंगी और तुम्हारे परिवार को भी। किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हमको धमकी दे रही हो तुम? हमको धमकी दे रही है? जान से मरवा दूंगा तुमको। सुन नहीं हो? किसी को कानो कान खबर नहीं हो। शायद अब इन सब बातों से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिले। एक काम कर, ये मेरा नंबर ले, तेरे लिए एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक 10 बजे कल फोन कर मेरे। खान साहब, चंदन। सर, मैं चंदन बोल रहा हूँ।
हाँ जी चंदन साहब, क्या हाल है? बस ठीक हूँ सर। और नाश्ते में क्या खाया आपने? क्या? मैंने कहा कि आपने नाश्ते में क्या खाया? सर आलू के पराठे। और शाम का क्या प्रोग्राम है? सर अभी तक तो कुछ तय नहीं किया। भाई जब तय कर लीजिएगा तो मुझे फोन कर दीजिएगा, शायद हम भी आ जाएं। सर क्या आपने इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझसे कॉल करने को कहा था? रिकॉर्ड हुआ? जी सर। शिंदे एक काम करो, ये वॉइस क्लिप जो है मुंबई भेजो, उस आदमी की आवाज से मैच करो जिसने सबसे पहले फोन किया था अंकिता की मौत के बारे में। ओके सर। खान साहब, क्या आपको इस बात पे पूरा यकीन है कि चंदन ही यादव जी? यकीन तो नहीं है पूरा, लेकिन हाँ ये आवाज उस आवाज से काफी मिलती है। वेरी सिंपल। अगर ये फोन चंदन ने किया था तो इसका मतलब है कि ये सारा किया धरा मिश्रा का है। सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। डायरी और नोट की लिखावट दोनों भी अलग अलग है। इसका मतलब मिश्रा किलर नहीं। लेकिन कौन है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? कल मिश्रा को फंसाने की कोशिश किसने की थी? चंदन। लेकिन खान साहब, भला चंदन की क्या दुश्मनी हो सकती है अंकिता के साथ? चंदन के एंगल ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। मिश्रा जो अब तक संदेह के घेरे में था, अब वो निर्दोष लगने लगा था, खासकर हैंडराइटिंग की रिपोर्ट आने के बाद। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अंकिता का खून किसी और ने किया था जो मिश्रा को फंसाना चाहता था। अब चंदन शक के घेरे में था। आखिर क्या दुश्मनी थी चंदन की अंकिता के साथ? क्या चंदन अंकिता को मारकर मिश्रा को फंसाना चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और शामिल था? ये चंदन कौन है? इस नाम का आदमी, हाँ याद आया, मेरे ख्याल से ये बिल्डर इंद्रजीत सक्सेना का आदमी है। सक्सेना या मिश्रा? ठीक से याद करो। हाँ, बिल्डर सक्सेना के साथ ही देखा था, पर पिछले 1 साल से मैंने उसे देखा नहीं है। उसके घर पर जाकर देखो, शायद वहीं पर होगा वो। कंट्रोल रूम से कहो एक टीम तैयार रखें, ओके? और मेरे फोन का वेट करना। क्या बात है इंस्पेक्टर यादव? खान साहब सही कह रहे थे। चंदन की वॉइस का सैंपल उस आदमी की आवाज से हूबहू मैच खा रहा है जिसने सबसे पहले अंकिता की डेड बॉडी के बारे में बताया था। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं, और उसका फोन भी स्विच ऑफ। मिश्रा के घर पर चेक किया था? वहां नहीं मिला वो। हाँ साहब एक काम करें, हम लोग खुद चलकर चेक करते हैं। लेट्स गो। चंदन के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर, उसमें ये पासबुक भी है। बैंक स्टेटमेंट बता रहा है कि अंकिता की हत्या के 4 दिन बाद उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए। और आपको पता है ये पैसे किस कंपनी ने जमा किए? शक्ति बिल्डर्स। और इस कंपनी का मालिक है इंद्रजीत सक्सेना। और कमाल की बात तो है, जैसा कि विजय ने आपको बताया था, कि चंदन मिश्रा जी के साथ काम करने से पहले इंद्रजीत सक्सेना के लिए काम करता था। लेकिन सवाल ये है यादव जी कि इंद्रजीत सक्सेना चंदन को पैसा क्यों देगा, जबकि वो संजय मिश्रा के यहाँ काम करता है? सर गौर करने वाली बात यह भी है कि बैंक में जो पेमेंट जमा किया गया है वो अंकिता के मर्डर के 4 दिन बाद किया गया है। यादव जी हमें किसी भी तरह चंदन को ढूंढना होगा। बहुत सारे सवाल पूछने हैं उससे। राम साहब, साहब ऑफिस तो बंद है। बंद है जी। कब से बंद है? यही लगभग 10 दिनों से बंद है साहब। इस केस में तफ्तीश को सही दिशा मिल चुकी थी। चंदन की आवाज उस आवाज से मैच हो गई थी जिसने पुलिस को अंकिता की हत्या के बारे में बताया था। एक दूसरा अहम सुराग उसके बैंक अकाउंट की डिटेल से हासिल हुआ, जिससे इंद्रजीत सक्सेना नाम के एक बिल्डर का लिंक पुलिस को मिला। जाहिर तौर पर इंद्रजीत सक्सेना और चंदन एक दूसरे के गहरे राजदार थे, लेकिन अब दोनों ही गायब हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने इंद्रजीत सक्सेना को दबोचने का प्लान बनाया। अरे भाई सक्सेना, कहाँ छिपते छिपाते भागते फिर रहे हो तुम? हैं? ऑफिस क्यों नहीं आते तुम हमारे? अरे सुनो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना हम तुम्हारी सहायता।
मीडिया? अरे मीडिया वालों से डरने की क्या आवश्यकता है सक्सेना? ये सब ड्रामा कुछ दिनों का शोर शराबा है, बस कर शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ पहले की तरह। अरे मुख्यमंत्री जी से बात किया है हमने तुम्हारे लिए। हाँ, बस कार्यालय आ जाओ तुम, ठीक है? घबराओ मत, जो हो गया सो हो गया। चलो, अब और क्या चाहिए आप लोगों को हमसे? अब आपसे कुछ नहीं चाहिए मिश्रा जी, हमें जो चाहिए था मिल गया। आइए मिस्टर सक्सेना, आइए। बहुत घुमाया आपने, आइए आइए। कहाँ? चंदन तुम्हारा आदमी है? हाँ, चंदन मेरा ही आदमी है। मैंने उसे वो मिश्रा के यहाँ रखवाया था ऑफिस में। मेरे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्लान हैं जिन्हें वो पास करवाया करता था। चंदन ने मिश्रा का विश्वास जीत लिया। मैं चंदन को एक मीडिएटर की तरह यूज करना चाहता था इस सारे प्लान के अंदर, और बड़ी आसानी से मेरे बिल्डिंग प्लान पास हो गए। मिश्रा भी उस पैसे में अपना हिस्सा चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। हमें पता चला कि मिश्रा मुंबई जाने वाला है उस सपना को लेकर। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सपना को मार दूं जिससे मिश्रा पे इल्जाम आ जाए। चंदन रवाना हो गया सपना के एक दिन पहले ही बॉम्बे। हमने बहुत इंतजार किया, 3 दिन तक मिश्रा नहीं पहुंचा। और फिर ये न्यूज़ पता चली कि मिश्रा 3 जुलाई को एक दिन के लिए मुंबई है। चंदन ने मिश्रा को फोन किया और होटल बुला लिया। हेलो, आज रात मिश्रा जी मुंबई आएंगे। अरे आएंगे तब ना, 3 दिन हो गए इंतजार करते करते। अरे आज वो पक्का जाएंगे, तुम 7 बजे होटल पहुंच जाना। ठीक है। आ गए तुम? और वो बॉस थोड़ा देर से आएंगे, उन्होंने बोला तुम खाना। ठीक है, रख दो। खा लो। थैंक यू। सर, मैंने आपका काम कर दिया है। इस लड़की को मैंने जहर दे दिया है। वैसे सर, मिश्रा कब तक आ रहा है यहाँ? लेकिन मिश्रा मुंबई कभी नहीं आया। मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। चंदन ने एक चिट्ठी होटल के रूम में छोड़ दी जिससे पुलिस वहां आती और मिश्रा फंस जाता। मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार नेता संजय मिश्रा होगा। अंकिता। लेकिन विकास को तूने क्यों मारा? चंदन विकास का दोस्त था और उसने इस सारे खेल के बारे में विकास को बता दिया था। ऐसे में मैं क्या करता? वो मुझसे पैसे मांग रहा, मैंने मार दिया उसको। क्या साहब, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? क्यों, तुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा चाहिए। चलो भाई सक्सेना जी, बहुत दौड़ाया आपने हमको, अब चुपचाप बता दो चंदन है कहाँ? हत्या के रहस्य पर से पर्दा उठाने में पुलिस को 18 दिन लग गए, पर आखिरकार वो अपने मुकाम तक पहुंच ही गए। सक्सेना और चंदन को अंकिता और विकास के कत्ल के लिए सजा सुनाई गई, लेकिन अंकिता के पीछे छूट गई एक और जिंदगी जिसके आगे उसका पूरा भविष्य खड़ा था। हम सिर्फ अंकिता के हत्यारे को सजा दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने अंकिता की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया, उसके भोलेपन को छीन लिया। लेकिन उसकी भरपाई सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है,
और वो ये है कि उसकी आखिरी निशानी श्लोक को एक बेहतर, खूबसूरत और एक सुरक्षित जिंदगी देकर। अगर इसके घर वाले इसे नहीं अपना रहे तो क्यों ना इसे हम अपने साथ रख ले। जी फरीदा। अंकिता ने आखिर किस चीज की कीमत चुकाई? प्यार में बगावत ना करने की, एक बिगड़ेल और शक्की मिजाज पति से छुटकारा पाने की, अपनी औलाद से भी ज्यादा समाज की परवाह करने वाले पिता की बेटी होने की, या फिर विकास जैसे नीच इंसान पर भरोसा करने की? जरा सोचिए कि आखिर किस गलती की सजा अंकिता को ताउम्र भुगतनी पड़ी। किसी ने उसे प्रेमिका बनाया तो किसी ने पत्नी, किसी ने उसे वेश्या बनाया तो किसी ने कुछ रुपयों के लिए अपना मोहरा। आखिर क्यों? जाहिर है ये वो सुलगते सवाल है जिनके जवाब तभी मुमकिन है जब हम औरतों के प्रति अपने नजरिए को और अपनी सोच को बदलेंगे। हर तरह के रिश्तों में मनमुटाव और खटास आ जाती है। संतुलन बिठाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाएं। अंकिता के पिता और पति ने जो गलतियां की, उसकी गुंजाइश ऐसे रिश्तों में कभी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। और गुनहगारों को बता दीजिए कि आता बस। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो सावधान